लोक प्रशासन एमए पूर्वार्ध के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम आज औपचारिक संगठन के संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे। हमने इससे पूर्व पेपर फर्स्ट के यूनिट 1 के कई टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी चर्चा की है। आज हम यूनिट 2 के कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस शीर्षक के अंतर्गत औपचारिक संगठन के अनेक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैं इस शीर्षक पे अपने विचार रखूं, मैं आपको इससे पहले जो भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं उसको देखने के लिए कहूँगा। हमने इससे पूर्व लोक प्रशासन का एक सामान्य परिचय दिया था कि लोक प्रशासन विषय क्या है और क्या इसे सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में कैसे स्वीकार किया जा सकता है। इस शीर्षक पे हमने एक वीडियो बना रखा है, उसे आप देखें। इसके अलावा हमने लोक प्रशासन के अध्ययन के जो समसामयिक उपागम हैं, जिसमें व्यवहारवादी उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, लोक चयन उपागम इत्यादि की चर्चा की थी। उन सारे वीडियोस को आप देखें। और आज की जो वीडियो है यह लोक प्रशासन का जो तंत्र है, औपचारिक तंत्र, उसकी रचना कैसे होती है, उसके निर्माण में किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करें। सर्वप्रथम हम आपको ये बताना चाहेंगे कि लोक प्रशासन जो विषय है इसका सीधा संबंध सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने से है, सरकार के कार्यों को पूरा करने से। प्रशासन शब्द की जब भी हम बात करते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि कोई एक निश्चित लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर आपसी प्रयासों के द्वारा आपसी कार्यों में तालमेल स्थापित करके उस लक्ष्य को पाने के लिए किन्हीं सुविचारित तौर तरीकों को अमल में लाकर उस लक्ष्य को कुशलता और मितव्ययतापूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं। यानी प्रशासन जो है वो बहुत सारी क्रियाओं का एक समुच्चय है। इट इज़ अ सेट ऑफ अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ and all those activities are aimed at achieving or fulfilling the objective in a most efficient and economic way। अर्थात प्रशासन उन सभी क्रियाओं का समुच्चय है जिन सब का मिला जुला कर उद्देश्य क्या होता है कि जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम कैसे कुशलतापूर्वक, मितव्ययतापूर्वक प्राप्त करें, और इसके लिए व्यक्ति और सामग्री का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है, एक सुविचारित तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है ताकि हम अपने लक्ष्य को कम खर्च, कम समय, कम लागत में प्राप्त कर लें। तो संगठन और प्रशासन ये दो शब्द हैं, इन्हें आप एक ही सिक्के के दो पहलू समझ लीजिए। यानी जब भी प्रशासनिक क्रिया होती है तो वो किसी न किसी संगठन के अंतर्गत ही होती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक समूह बनाते हैं और कुछ नियम प्रक्रियाओं के अनुसार मिलजुल कर काम करते हैं तो हम इसे एक संगठन का नाम देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि संगठन और समूह में अंतर होता है। समूह जो है वह कहीं भी किसी भी तात्कालिक कारण की वजह से इकट्ठा हो सकता है और वो जो तात्कालिक कारण जैसे पूरे होते हैं समूह बिखर जाता है। लेकिन संगठन स्थायी होता है, इसके कुछ निश्चित जटिल लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ नियम प्रक्रियाएं, तकनीक आदि विकसित की जाती है और उन्हीं को ध्यान में रखकर संगठन अपने लक्ष्य को पूरा करता है। यानी नियम प्रक्रियाओं के अनुसार ही संगठन के कार्य संचालित होते हैं और संगठन में जो लोग कार्य करते हैं उनमें कार्यों का विभाजन होता है। प्रत्येक व्यक्ति के निश्चित कार्य होते हैं, उसके दायित्व भी निश्चित होते हैं।
परंतु समूह में ऐसा नहीं होता। तो समूह और संगठन में जो मौलिक अंतर है वो यह है कि समूह जो है वह अस्थायी होता और उसमें कार्यों का स्पष्ट विभाजन नहीं, कोई नियम प्रक्रिया नहीं, उसमें कोई एक एकल नेतृत्व नहीं। जबकि संगठन जो है बहुत ही सुव्यवस्थित जो है मानवीय समूह का कार्य है। तो यहाँ भी व्यक्ति समूह, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब होते हैं इकट्ठे तभी संगठन का निर्माण होता है। और संगठन के जो लक्ष्य होते हैं बहुत ही स्पष्ट होते हैं, सुविचारित होते हैं और ये जटिल किस्म के होते हैं, जटिल प्रकृति के होते हैं। एक व्यक्ति के प्रयासों के द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखने की बात ये है कि जब भी हम प्रशासन शब्द का प्रयोग करते हैं तो प्रशासनिक क्रिया एक सांगठनिक क्रिया होती है और प्रशासनिक क्रिया सामूहिक क्रिया होती है। यानी एक व्यक्ति के द्वारा चाहे वो लक्ष्य कितना भी जटिल क्यों न हो, यदि उस लक्ष्य को एक व्यक्ति के प्रयासों से प्राप्त किया जा रहा है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों को हम प्रशासन की संज्ञा नहीं देते। यानी प्रशासन की संज्ञा हम हमेशा सांगठनिक क्रियाओं को ही देते हैं। तो संगठन और प्रशासन में जो मौलिक अंतर है वह यह है कि संगठन प्रारूप है और प्रशासनिक जो क्रियाएं हैं वह संगठन का क्या है, वो क्रियात्मक भाग है। संगठन एक संरचना, एक ढांचे को प्रदर्शित करता है और उसी के अंतर्गत प्रशासनिक क्रिया भी संचालित होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर हम औपचारिक संगठन के बारे में आज कुछ बेसिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, संगठन को परिभाषित कैसे किया गया है कि संगठन जो है साझी गतिविधि में लगे परस्पर अंगों का एक संगठित निकाय है। मूनी जो है एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि एक साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा संगठन का रूप, संघ का रूप ही संगठन है। साइमन क्या कहते हैं, संगठन से हमारा आशय सहकारी प्रयोग की एक सुनिश्चित व्यवस्था से है जिसमें हर प्रतिभागी की एक स्वीकृत भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती है। ये वही बात है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के निश्चित कर्तव्य और दायित्व होते हैं। एक नियम प्रक्रिया के अंतर्गत ही वह कार्य करता है। गुलिक जो है वह संगठन को कैसे परिभाषित करते हैं, संगठन सत्ता का वह निर्धारित औपचारिक ढांचा है जिसके जरिए परिभाषित उद्देश्य के लिए कार्य के उपविभागों को व्यवस्थित, परिभाषित और संयोजित किया जाता है। तो गुलिक की यह जो परिभाषा यह दर्शाती है कि संगठन में बहुत सारी इकाइयां हैं और प्रत्येक इकाई अपने अपने परिभाषित कार्यों को पूरा करती है और इन कार्यों के मध्य जो है समन्वय वगैरह स्थापित करके और जो संगठन का लक्ष्य है उसको हासिल किया जाता है। यानी संगठन सत्ता का एक औपचारिक ढांचा है और इसके माध्यम से विभिन्न इकाइयों के सुनिश्चित दायित्व होते हैं, उनके कार्य होते हैं और वो सभी आपस में क्रियाएं करके आपस के कार्यों में समन्वय स्थापित करके संगठन के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इसी तरह ग्लैडन जो है वह परिभाषित कर रहे हैं संगठन को कि संगठन का सरोकार एक उपक्रम में व्यक्तियों के बीच संबंधों के प्रतिरूप से है जो इस प्रकार से निर्मित होता है कि उद्यम के काम को पूरा किया जा सके। पिफनर संगठन में सुव्यवस्थित श्रम विभाजन लाने के लिए संबद्ध व्यक्तियों और समूहों के बीच के संबंध शामिल होते हैं। तो ये जितनी भी परिभाषाएं आप देख रहे हैं, इन सब परिभाषाओं का एक ही उद्देश्य है कि यह कर्मचारियों की एक व्यवस्था है जिसके द्वारा आम सहमति के जो उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए लोग आपस में कार्यों को बांट लेते हैं, जिम्मेदारियां बांट लेते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब देखिए चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि दो या अधिक व्यक्तियों की गतिविधियों या शक्तियों के सोचे समझे तालमेल की एक व्यवस्था है। इसी तरह से गॉस की परिभाषा अगर आप देखें तो क्या है कि एक साधा उद्देश्य में लगे व्यक्तियों और समूहों के प्रयासों और क्षमताओं को इस रूप में जोड़ना है कि उन लोगों के बीच न्यूनतम मतभेद और अधिकतम संतोष के साथ वांछित उद्देश्य की पूर्ति की जा सके जिनके लिए काम हो रहा है और जो इस काम में लगे। तो ये सारी जो परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं एक मूल बात को इशारा कर रही है कि संगठन जो है बहुत सारे
व्यक्तियों का एक सम्मिलित प्रयास है, उसका एक प्रतीक है। और हर संगठन के निश्चित उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति समूह जो होता है वो कार्यशील होता है, कार्य करता है। सबके अलग अलग दायित्व होते हैं, सब मिलजुल कर अपने अपने दायित्वों को पूरा करके और उद्देश्य को, संगठन के उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो संगठन उस ढांचे को, उस प्रतीक को कहा जाता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति काम करता है, और जो भी कार्य संगठन के अंतर्गत किए जाते हैं उन सबको हम प्रशासन कहते हैं। इसलिए संगठन और प्रशासन जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये बात आपने समझी। अब हम दूसरे बिंदु पे चलें कि प्रशासन जो है, ये संगठन जो है वो, इसके 3 प्रमुख घटक होते हैं, है ना। ये स्लाइड को मैं आपके लिए एडजस्ट कर देता हूँ वापस, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि हम अपनी किस बात को देखना चाह रहे हैं। ये पहला स्लाइड, ये दूसरा स्लाइड। तो दूसरे स्लाइड में जाने से पूर्व हम ये देखें कि एल.डी. वाइट ने क्या कहा था। एल.डी. वाइट ने ये कहा कि एक संगठन के 3 प्रमुख जो है कंपोनेंट होते हैं, व्यक्ति, संबद्ध प्रयास और एक साझा उद्देश्य। ठीक है। सी बर्नार्ड के अनुसार एक ऑर्गेनाइजेशन में सामान्य उद्देश्य, परस्पर संचार और सेवा करने की इच्छा है। इन बातों का होना जरूरी है। इसी तरह साइमन जो है संगठन के कामों में सदस्यों के बीच कामों का बंटवारा करना, मानक प्रथाओं का निर्धारण करना, एक संचार व्यवस्था प्रदान करना, निर्णयों को संप्रेषित करना और सदस्यों को प्रशिक्षित करना शामिल है। कुल मिलाकर संगठन के विभिन्न घटकों को अगर हम देखें कि संगठन होता क्या है, तो संगठन में एक सुपरिभाषित लक्ष्य होता है जो जटिल किस्म का होता है। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है। इसके अलावा आप देखें कि इसमें कुछ स्पष्ट नियम प्रक्रियाएं होती हैं जिसके अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। और जो चौथी बात है कि संगठन की एक औपचारिक संरचना होती है, और यह संरचना यह दिखाती है कि कार्य का जो फ्लो है, बहाव है, वो कैसे कैसे हो रहा है, किस व्यक्ति के क्या कार्य, क्या दायित्व हैं। तो यह संरचना जो है वो प्रत्येक संगठन के जितने भी पद हैं उन पदों के आपसी संबंधों को दर्शाती है। साथ ही साथ यह दर्शाती है कि प्रत्येक पद के क्या कर्तव्य और दायित्व हैं। तो ये 4 जो महत्वपूर्ण बातें हमने बताई संगठन के संदर्भ में, वह यह है कि लक्ष्य, संरचना, कार्य प्रक्रिया, नियम इत्यादि और व्यक्ति समूह, यह 4 महत्वपूर्ण तत्व संगठन के होते हैं। अब संगठन की अगर हम लाक्षणिक जो विशेषताएं हैं उसको अगर हम देखने की कोशिश करें, तो लाक्षणिक विशेषताओं से तात्पर्य हमारा क्या है कि संगठन जो है मानवीय एक समूह है जो जटिल क्रियाओं में संलग्न है। ठीक है। इसके अलावा हम क्या बात करें कि संगठन जो है वह द्वितीयक संबंध है, ये प्राथमिक संबंध नहीं है। यानी यह एक कोई सामाजिक संरचना नहीं है, जैसे परिवार वगैरह होता है वह एक प्राथमिक मानवीय समूह होता है। लेकिन यहाँ पर संगठन जो होता है वो जानबूझकर निर्मित किया जाता है, एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन निर्मित होता है। और यहाँ पर औपचारिक कार्य संपादित किए जाते हैं, अर्थात व्यक्ति जो संगठन में आता है वो किन्हीं विशेष कार्यों को, विशेष भूमिका को संपादित करता है और उस भूमिका को करने के लिए वह वेतन पाता है। तो यह जो है एक स्वाभाविक संस्था नहीं है, एक प्राकृतिक संस्था नहीं है, जानबूझकर बनाया जाता है किन्हीं विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। और संगठन में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो किन्हीं विशेष कार्यों को संपादित करने के लिए निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं या योग्य होते हैं। तो यह जो है एक द्वितीयक संबंधों पर आधारित है। संगठन विशेषीकृत होता है और इसका एक निश्चित सीमित लक्ष्य होता है। इसमें सहकारी गतिविधियां संचालित होती हैं और एक सामाजिक, बड़े सामाजिक तंत्र के भीतर यह कार्य करता है। इसका एक निश्चित पर्यावरण होता है
और यह जो भी कार्य करता है सेवाएं और उत्पाद के माध्यम से यह व्यापक सामाजिक व्यवस्था को जो है अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। यानी संगठन जो भी कार्य करता है वह कार्य या इसके पर्यावरण के साथ इसके संबंधों को दर्शाता है कि आखिरकार किन उद्देश्यों को पूरा कर रहा है संगठन और इसकी उपयोगिता या इसका औचित्य क्या है। कुल मिलाकर संगठन पर्यावरण के मध्य एक गत्यात्मक संबंध पाया जाता है। यानी कोई भी संगठन का अस्तित्व तब तक है जब तक वह पर्यावरण के किन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक है। तो ये सामान्य सी बातें थी जो हमने आपको संगठन के संदर्भ में बताई। तो हम जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में वह है औपचारिक संगठन किसे कहते हैं, अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं। यद्यपि हमने इन सब चीज़ों को फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में पढ़ लिया है, लेकिन एक रिकैप करेंगे और हम जानेंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के मध्य क्या अंतर होता है, दोनों की क्या विशेषताएं होती हैं और फिर ये दोनों जो स्वरूप है संगठन का या इनके आपसी संबंधों से संगठन के उद्देश्य प्राप्ति में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे।